सर आपका आज का शेड्यूल बड़ा हेक्टिक का होगा। तो सुबह 6 बजे से जॉब मार्क मिला है और 3 जिलों में सर आपकी तीसरा जिला रहेगा। सभी हमारे जिला लेवल के सर अधिकारी जैसा श्रीमान के निर्देश से 5 बजे से शुरू से ही अपनी आपकी जो एजेंडे के अनुसार तैयारी के साथ पधारे हुए हैं और सर अभी लगभग 6 बज रही है। तो अगर आपकी आगे आओ सर तो एजेंडे के हिसाब से सर आप या तो आपके हिसाब से एजेंडे के साथ में अपना नाम भी बता दें, परिचय भी दे साथ साथ में, और मौजूद तौर पर अपनी अपनी जो बात कोई स्पेसिफिक उसी बारे में बता दें। सर सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। सर मेरा नाम कुसुम कोठारी है, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गुड़ी सर यहाँ पे हूँ। उदयपुर संभाग की का काम करता हूँ। थैंक यू। विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपनी बात कहते हैं और साथ साथ में परिचय भी देते हैं। एजेंडे में बात भी कहते हैं, उसी को करना पड़ता है। खुद आप करते हो बात में कोई ये जो बैठक के मिनट्स हैं आप सबके पास हैं या मेरे पास इसकी प्रिंट आउट पड़े आपका है? तो पहले आपका आया था, उसके बाद में मोटे तौर पर दे दिया था, फिर वो ट्रेनिंग के साथ में सभी विभाग के लोग हैं। देखिए बैठक में वार्ता के लिए जो बिंदु आप लोगों को भेजे गए थे मैं एक बार उनको रीड आउट कर देता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली जो आपके विभाग से रिलेटेड हो वो आपसे फीडबैक ले लिया जाएगा। और मेरा ईमेल आईडी और आयोग का ईमेल आईडी दोनों दिए हुए हैं। आप यदि रिटर्न में लेके आए हैं तो आप मुझे अभी दे सकते हैं, अदरवाइज मुझे मेल के द्वारा भिजवा दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। आपके क्षेत्र में अब तक अनुसूचित जाति के साथ छुआछूत, मारपीट, बलात्कार, जमीन छीन लेने, बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने, बाल काटने या चाय पीने से मना करने, मंदिर में प्रवेश करने से रोकने आदि एट्रोसिटी के कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितने में सजा हुई है, कितने प्रकरणों में आर्थिक सहायता प्रदान कराई गई है, कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं, कितने मामलों में एफआईआर लगाई गई है और आपकी जांच में कितने मामले सही और कितने झूठे पाए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट। नमस्कार, मेरा नाम नवेंद्र मीना है सर, मैं डिप्टी एलसी सर। अगर हम विगत वर्षों के डाटा का एनालिसिस करें तो SC एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है और इसमें पुलिस विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें इंक्रीज नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण अभियान है। तो रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ है, बट अगर हम सर उन मुकदमों के चालानी प्रतिशत देखें तो लगभग 2021 का और 22 का जो चालानी प्रतिशत था वो सेम था। तो रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ है, बट सर चालान और एफआईआर का अगर हम रेशियो देखें तो लगभग सेम है, जो कि सर हमारे पुलिसिंग के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव थिंग है। उसके अलावा सर अगर हम इसमें और बाइफर्केशन करें कि जो पेटी ऑफेंसेज है SC ST के खिलाफ लास्ट ईयर्स के एनालिसिस में वो इंक्रीज हुए, लेकिन जो गंभीर अपराध है सर वो कम हुए हैं, लाइक रेप, मर्डर टाइप के सर जो हीनियस ऑफेंसेज है उनमें कमी आई है, पेटी ऑफेंसेज बढ़े हैं और उनमें चालानी प्रतिशत भी सब वो तो आपके CCTV के पोर्टल पे अपलोड होती है। जी सर, और ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन फिर भी हमारे पास में अधिकतर ये शिकायतें मिलती रहती है कि कई प्रकरणों में आर्थिक सहायता उन तक पहुँचती नहीं सर। जैसे कि आंकड़ों से देख पा रहा हूँ मैं सर, मोर देन 90% आर्थिक सहायता प्रदान करा दी गई है। कुछ मैटर्स में जो पेंडिंग है सर उसमें जो रीजंस आ रहे हैं वो जो प्रार्थी है सर उसकी तरफ से जो बैंक के पासबुक और अदर डिटेल्स है वो प्रोवाइड नहीं की गई है, तो सर वहाँ पे थोड़ी डिले है। बाकी मोर देन 90% आर्थिक सहायता से प्रदान कर दी गई है। या सरकार की अच्छा जन कल्याणकारी ये क्योंकि सीरियल वाइज पॉइंट्स नहीं है, हो सकता है कि पहला बिंदु था और उस पर सवाल नहीं थे, उनसे रिलेटेड अभी नीचे और जमीन से रिलेटेड मैटर आएगा, तो हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं।
सेकंड पॉइंट जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं व नगर निगम के तहत लाभ कितने लोगों को दिया गया है, योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आप क्या कर रहे हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है उसके सामने अभी बता दें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो प्रकरण दर्ज होते हैं सर, उनमें त्वरित सहायता दी जा रही है। अपने वित्तीय वर्ष 22-23 के अंतर्गत SC जाति के 236 व्यक्तियों को लाभान्वित 1 करोड़ 17 लाख रुपये का भुगतान किया गया सर। इसमें हमारे यहाँ पर कोई पढ़ने से नहीं रहती है कि अलग साहब भी बड़े त्वरित गति से इसका निस्तारण करवाते हैं। 8 त्रैमासिक बैठक भी होती है हमारे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जो है SC जाति के लड़का या लड़की के साथ में अगर कोई विवाह करता है तो सर इसमें, लेकिन एक बात बताऊं कि इसमें जो एट्रोसिटी में रिलीफ के लिए हम बैठक का इंतजार नहीं करते हैं, जैसे कि आते हैं वैसे हम ऐसे कोई केसेस है तो पेंडिंग पड़े हो किसी भी वजह से मान लो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ हो या सपोज करो बजट ना आया हो, ऐसे कुछ प्रकरण है तो राज्य स्तर पर सर कोई पेंडिंग नहीं है। तो बात आप जैसे प्रकरण आते हैं और बजट की इस बारे में कर इंटरकास्ट मैरिज का मान लो प्रकरण ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की जिसके पिता ने रिटर्न भरा, उसको एक जगह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ये फैक्टर मना कर दिया कि आपके पिताजी ने रिटर्न भरा, तो ये जस्टिफाइड है क्या आपके अकॉर्डिंग? सर रिटर्न बढ़ाओ चाहे नहीं बढ़ाओ तो सभी को लाभ मिलता है, सभी को लाभ मिलता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रिटर्न बढ़ाओ तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। SC वर्ग के रहवासी क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, बिजली, ऊर्जा, जल, सड़क, कृषि, तकनीकी, ये सभी विभाग को इस पॉइंट को अपन सबसे लास्ट में लेंगे क्योंकि बाकी विभाग भी बैठे हैं तो वो शॉर्ट में थोड़ा अपना बता दीजिए। आपके क्षेत्र में विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जाति के कितने पद रिक्त हैं और वर्तमान में कितने पदों पर अनुसूचित जाति के लोग कार्यरत हैं? क्या आरक्षण के अनुसार पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति की गई है और यदि पद रिक्त है तो कब से रिक्त है और कब तक भरा जाना है? ये सभी आप लोग विभागवार अपना ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। यदि आपकी लोग अच्छी बात है, अदरवाइज आप मेल के थ्रू आप भिजवा दीजिएगा। प्रदेश के विभिन्न ग्राम तहसील, ये देखिए वापस आपका पुलिस विभाग से रिलेटेड और राजस्व से रिलेटेड मैटर है। ये प्रदेश के विभिन्न ग्राम तहसील जिलों आदि से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से प्राप्त परिवारों से ज्ञात होता रहता है कि उनकी खातेदारी की भूमि पर दबंग एवं प्रभावशाली लोग कब्जा करके उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनन है। वही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 31FG के तहत इस दंडनीय आपराधिक कृत्य भी माना गया है। कृपया आपके क्षेत्र में ऐसे प्रकरणों में पहला पटवार मंडल एवं राजस्व का नाम, खातेदार का नाम एवं जातीय वर्ग, संपर्क सूत्र अधिकर्मी का नाम, दर्ज की गई FIR के नंबर, दिनांक, पुलिस थाना और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित को आर्थिक सहायता वो पुलिस प्रोटेक्शन दी गई अथवा नहीं, इस तरह इनकी भूमि पर अवैध कब्जे के कितने मामले प्राप्त हुए और उनमें से कितने निस्तारित हो गए? सर 31FG जो SC/ST एक्ट की धारा है सर, इसमें जो F सब्सेक्शन है वो बेसिकली कहता है कि SC/ST के लैंड पे कोई कल्टीवेट कर ले, उसकी जगह खेती बाड़ी करे और ये कंटिन्यूस प्रोसेस में रहे। जी बोलता है कि उसको डिस्पोजेस कर दे सर लैंड से। सर इसी के पैरेलल एक सेक्शन है IPC में 447 ट्रेसपास का, तो जिले में जो भी सर इस तरह के केसेस है अधिकतर IPC सेक्शन 447 में दर्ज हो रहे हैं, वो SC/ST एक्ट की अनुसूची में भी है, उसके साथ SC/ST धारा लग रही है सर। तो इस पर्टिकुलर धारा का सर इतना यूज जनरली मतलब राजस्थान में पूरे में से नहीं आ पा रहा, बट इसके जो कंपैरेटिवली जो IPC में सेक्शन है 447 उसमें दर्ज हो रही है और सर चालान के जा रहे हैं। और अपने उदयपुर के आसपास सर ये चीज़ें थी, लेकिन अभी कलेक्टर साहब और SP साहब ने मॉनिटर करके क्योंकि रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ है तो पहले ये चीज़ सब परिवारों में रहती थी, बट अब बिल्कुल मुकदमे दर्ज हो रहा है और कार्रवाई।
So you are basically suggesting that we should apply for 447. Sir, Case should be filed in 447. नो सर, देयर इज अ पॉइंट दैट अगर हम उसको 31FG में दर्ज कर लें, 447 नहीं लगा सकते। 447 SC/ST एक्ट के तहत नहीं है ना, वो आईपीसी का सेक्शन है। आईपीसी का सेक्शन। अगर वो उसमें दर्ज नहीं करें सर, इसमें दर्ज करें तो ट्रायल के दौरान सर ये डिस्प्रूव करने के लिए अपराधी को फायदा हो जाता है एज कम्पेयर टू 447। हम जब अच्छे से प्रूव कर पाते हैं तो धर्मेंद्र जी नोट करना है इस बात। 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था 2018 में, उसमें कितने SC/ST के लोगों पर मुकदमे किए गए थे और वर्तमान क्या स्थिति है? किसी सूचना है नहीं अभी, एक थोड़ा इसको देखना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य जातियों की महिलाओं, यानी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी वुमन ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी रिलीजन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली SC कास्ट वुमन, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी वुमन ऑफ एनी कास्ट। यदि उनके साथ में यौन उत्पीड़न से संबंधित जो भी विभागवार शिकायतों की संख्या है, उनके निस्तारित या अनिस्तारित कारण सहित ये विवरण, जो कि आप चाहे तो बाद में भिजवा सकते हैं। प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, बाल विकास और महिला बाल विकास, महिला अधिकारी का विभाग कैसे? नहीं सर, जो पहला पॉइंट बताया सर, कार्यस्थल वाले तो कोई केसेज है नहीं। कार्यस्थल पर जो वर्किंग वुमेन के साथ में किसी तरीके की, वो किसी डिपार्टमेंट में हो तो बताएं। नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की कोई केसेज है आपके पास, आए हैं कोई ऐसा प्रकरण? क्योंकि हर विभाग में कमेटी बनी हुई है, उसकी मीटिंगें भी होती है, ऐसा कोई केस कोई रिपोर्ट है नहीं। जी सर, मैं निवेदन करूँ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की जो अभी वर्ष 22 की 120 कमेटी की सूचना हमको प्राप्त हो गई थी, और लैंगिक उत्पीड़न का अभी कोई केस अपना जिला स्तर पर पेंडिंग हुई है। और महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में सर जिला स्तर पर CSC बुवाना में वन स्टॉप सेंटर का संचालन किया जा रहा है। 14 सितंबर 2019 से अब तक 343 प्रकरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें सर 140 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिसमें 28 प्रकरण जो थे SC महिलाओं से संबंधित थे। और वर्ष 2023 में अभी कुल 37 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से SC महिलाओं की संख्या 9 है। वर्तमान में सर 3 पेंडिंग प्रकरण है, जिसमें एक प्रकरण जो है पारिवारिक मामले का है, जो SC का है, और विशेष इस प्रकार का कोई उत्पीड़न संबंधी कोई नहीं है कोई सामूहिक रूप से इस तरह से। और इसी के साथ सर जो बिंदु उसमें और है, GTF और BTF की संख्या है उसी बैठती हुई, तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में महिला समाधान समिति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की BTF का नियमित आयोजन किया जाता है, और हमने पिछले वर्ष 4 BTF का आयोजन किया है। और ब्लॉक में ब्लॉक टास्क फोर्स की 37 कमेटी को बैठक आयोजन किया गया, साथ ही महिला समाधान समिति की 39 बैठकों का आयोजन किया गया। और वर्तमान में महिला समाधान समिति ब्लॉक और जिला स्तर से कोई प्रकरण लंबित है। लास्ट बैठक में 3 प्रकरण थे जो विस्तारित हो गए, इसमें SC से संबंधित कोई प्रकरण नहीं है। अब अधिकतर जो मामले हैं वो स्वायत्त शासन विभाग से रिलेटेड मैटर ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि अधिकतर केसेज हुआ है। सर, मैं वासुदेव मारा, कमिश्नर नगर उदयपुर। सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे 8वां बिंदु है कि समस्त विभागों में कार्यरत स्वच्छ कार्य में SC के वर्ग के सफाई कर्मचारियों के कल्याण उत्थान के लिए किए गए कार्य, तो सर इसमें सर हम लगातार कार्य कर रहे हैं सर, इसका विस्तृत विवरण में मेल भी करूँगा सर। इसके अलावा मैंने यहाँ परिणामों की स्थिति है सर, यहाँ आने के बाद में मैंने अभी सभी DCC कर लिया सर। 10 साल बाद में सफाई कर्मचारी की हमने वरिष्ठता सूची फाइनल कर दी है सर 10 साल बाद में, और 2018 के बाद में हमने अभी यहाँ में रहने के बाद में हमने जमादारों की वरिष्ठता सूची फाइनल कर दी। मतलब DPC होगी
मतलब आप फाइनल होगी सर, अगले 5-7 दिन में ऑर्डर में निकल जाएगा। ऑर्डर हो जाए। तो ये अभी तत्काल ही किया सर। और आगे तो इसमें हम लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी 1.22 करोड़ का हमने भुगतान में आरजीएसएस कार्ड बन गए सभी के? हाँ, सबके बन गए सर। कुछ लोगों ने जिन्होंने जमा नहीं कराया उनका जरूर एक्टिवेट नहीं हुआ है, बाकी सबके बन ऐसे गए। कितने लोग हो गए? कितने हैं? 200 लोग। टोटल कर्मचारी कितने हैं स्थायी आपके सभी कर्मचारी? 1735। 1735। कुछ संविदा कर्मी भी है क्या? संविदा कर्मी रखने ठेका कर्मी यहाँ नहीं होते, नहीं है। ठेका से। इसके अलावा सर जो कोविड में 50 लाख का बीमा है उसके परिणाम भी दिए गए हैं। सिर्फ एक कितने लोगों को दिए? एक को दे दिया सर, एक का भी मतलब हमने तो दे दिया प्रोसेस में। एक को दिया है और एक का दो ही process थे है। सर, 2 ही थे सर। अच्छा, दोनों किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? सफाई कम्युनिटी कम्युनिटी किसका? एसटी के ऐसी के थे, ऐसी के। ऐसी थोड़ा और विस्तृत करना चाहूँगा। वाल्मीकि समाज से थे? हैं? वाल्मीकि समाज के थे। वाल्मीकि देखिए, कोविड में कोई भी गुजरा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को उनके परिजनों को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें जातिगत भेदभाव होना नहीं चाहिए। और जो स्थायीकरण है सर वो हमारा किया हुआ है सर। अभी जिनको 9 साल इस साल पूरे हुए उनका प्रोसेस में चल रहा है सर। पेंडेंसी हमारी बहुत कम है सर। और रिक्त पद जो है हमारे 407 है जो अभी सर भर्तियाँ होंगी उसमें आ जाएंगे सर। ग्रेजुएटी हमारी लगातार हो रही है सर। और हमने वो मशीन खरीद रखी है सीवरेज सफाई की। तो हमारे यहाँ किसी भी कर्मचारी से सीवरेज सफाई का काम व्यक्ति से नहीं कराया जाता है सर। सीवरेज सफाई के लिए जो कि मोटर से होता है, मशीन से, सक्शन मशीन तो वो मशीन ऑपरेट करने वाले लोग कौन हैं? अपने आपके निगम के कर्मचारी हैं या ठेकेदारी? निगम के। और क्या वो ये जो काम है आपने किसी कंपनी को दे रखा है? नहीं सर, हमारी खुद की मशीन है। खुद की मशीन है और खुद ही कर्मचारी, मतलब ठेकेदारी है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ वो परंपरा नहीं है सर। अच्छा, इसके अलावा सर जो दूसरे कोई कर्मचारी कार्यरत है जिनको 10 लाख के वो ठेकेदार के थ्रू है उनकी ठेकेदार के थ्रू उनको कर रहे हैं। जिसमें एजेंसी ऐसी सर जो वाल्मीकि समाज से हैं, जो रिटायरमेंट होने के बाद उनको लोन प्रोसीजर्स है, उन्होंने खुद में अपनी सक्शन मशीनें खरीद रखी है 3-3, 4-4। तो वो क्या करते हैं, जो प्राइवेट हैं, मतलब काफ़ी मशीनें अपने पास, 8 सक्शन मशीनें अपने पास, 4-5 चेकिंग मशीनें हैं। उसके अलावा प्राइवेट भी मतलब उन्होंने उसी रेट के आधार पर जो अपने 1000 रुपये सेफ्टी टैंक खाली कराने की रेट है, उसी रेट पे वो भी करते हैं। हर साल उनका नवीनीकरण भी करते हैं और वो मशीन से ही निकालते हैं। मेन होल के अंदर मतलब कोई मेन एंट्री नहीं करता। वो सर के अपने मशीनें अभी आई है, वो परंपरागत रूप से पहले उनका होगा तो लगातार चल रहा है सर। और जीपीएफ ग्रेजुएटी की क्या पोजीशन है? जीपीएफ पेंडिंग है? नहीं है सर। जो अभी इस साल होना है वो तो है, पुराना पेंडिंग नहीं है। एक भी नहीं। आज के अनुकंपात में नियुक्ति सर हमारी पूरी है। सिर्फ उस प्रकरणों में जिसमें कोई लीगल इशू है, जिसमें निदेशालय से मार्गदर्शन मांग रखा है, वो 5 प्रकरण पेंडिंग है। ऐसे कितने पेंडिंग? 5 है सर। 5 है सर आपके पास ब्यौरा है उसका? हाँ। क्या कारण से पेंडिंग है? हाँ, उसमें सर ये है कि एक तो जिन्होंने 2 प्रकरण तो ऐसे हैं जिन्होंने 90 दिन के बाद आवेदन किया, पहले टाइम पर इसमें तो सिद्धिकरण मान सकते हैं। वो अपने लिखा हुआ है मेरे साथ। और एक है जो वो अपनी पुत्रवधू को वो चाह रहे हैं, जो वो हमें हासिल नहीं दे सकते हैं, निदेशालय से मार्गदर्शन मांगता है पुत्रवधू। अभी अनुकंपात्मक नियुक्ति में कुछ परिवर्तन हुआ तो उसमें आता होगा? तो सर उसमें है नहीं सर, इसलिए हमने मार्गदर्शन मांगा। उसमें नहीं है। और एक प्रकरण है न्यूज पेपर, वो सर मार्गदर्शन है नहीं उस समय जो बजट की घोषणा होने वाली थी, तो उसमें आ जाएगा सर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमारे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे से सजेशन मांगा गया था। उसमें मैंने वो पुटअप किया था और फिर ये गहलोत साहब ने घोषणा करी है, वो आ जाएगा सर। हमने कुछ मांगा, गहलोत साहब ने उसको बढ़ाकर ही दिया है। तो मेरे ख्याल से पुत्रवधू वाला मामला आ जाएगा सर, तो उसमें कर देंगे सर। ये मेरे को भिजवाना, मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा सर। और एक है सर जिसका आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है, तो वो उसका अनुमति नहीं दे पा रहे। वो उसका जो क्या धारा क्या है? किस तरह का है?
वो सब मैं या तो मेल कर दूँगा उसको। आपके सामने पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं, किन धाराओं के तहत है जो जॉब में इशू आता है, मतलब जॉब नहीं दी जा सकती? नैतिक पतन मेरे ख्याल से नैतिक पतन से रिलेटेड केसेज हो, उनमें ही है जो उसको नौकरी से वंचित रखा जाता है शायद, मेरे ख्याल से, है ना? बाकी दो पड़ोसी लड़ लिए आपस में केस कर दिया, उसके कारण किसी को नौकरी देना इलॉजिकल है। इसको देखने यदि कोई सामान्य हुआ तो उसको जो पेटी ऑफेंसेस है नॉर्मल घर हैं उसमें तो कोई इशू नहीं। समिति के सामने वापस रख देंगे सर। एक प्रकरण है सर जिसमें उन्होंने प्रार्थी करा कि मेरे को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाए, सफाई कर्मचारी नियुक्ति दी जाए। इसमें कोई रास्ता ना, हाईकोर्ट का निर्णय है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते। हमारे समिति के सामने रखा था तो महापौर साहब का भी ये था कि भाई आप जब अपने पास रिक्त पद हैं सफाई कर्मचारियों के तो आप उसी पद पर नियुक्त, तो वो एक उस कारण से पेंडिंग है वैसे। लेकिन अब मृतक कर्मचारी सफाई कर्मचारी था मृतक, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके पुत्र या जो भी आश्रित है उसने अप्लाई किया होगा। उन्होंने कहा हमें उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट है। अगर वो ग्रेजुएट है तो आपको शायद ये ध्यान ही होगा कि वो ARI तक एप्लीकेबल है उसकी पोस्ट, वो ARI तक भी अप्लाई कर सकता है, ध्यान है आपको? ठीक है सर, मेरे क्योंकि ये मेरे से पहले इन्होंने असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है ना? तो LDC तो बहुत पीछे आता है, उससे भी पीछे। ARI SI फिर LDC नीचे की तरफ चलते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि सफाई कर्मचारी का पुत्र या जो भी पुत्री है वो सफाई कर्मचारी ही बनेगी, ये तो आम नियम है। आप मैं या तो एक बार महापौर साहब के मेरे से पहले डिसाइड हो उसका है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वेकेंट नहीं है, उसके लिए जो अप्लाई करने वाला है अगर वो ये लिख के दे कि आप राजस्थान में हमें कहीं पर भी लगा दो, तो जहाँ भी वेकेंट होगी, मैंने करवाया एक केस ऐसा, एक बार उससे बुला के बात करूँगा। हाँ, मैंने ARI लगवाया एक बंदे को, उसको नगर निगम जोधपुर ने ये कह दिया था कि आप जो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने वो लेटर लिखा, उसके बाद वो बालोतरा में लगा है। देख लीजिए और इसके अलावा तो सर और कोई प्रकरण बाकी नहीं है, बाकी चिरंजीवी वगैरह तो CMS साहब DPC का आपने कह ही दिया है। हाँ, वो कर दोनों DPC। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, एक सफाई कर्मचारी को अकॉर्डिंग टू रूल्स कितने किलोमीटर या कितने एरिया? वो सर ये 750 मीटर 250 मीटर सर आबादी, घनी आबादी क्षेत्र है 250 मीटर। हाँ, उसमें 250 मीटर 250 मीटर और 700 मीटर है मतलब खुले एरिया में, जहाँ मतलब 5 मकान है, 40% मकान का एरिया पास। एक सफाई कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी। ये रिटर्न में है रिटर्न में सर या ऐसे ही प्रचलन नहीं सर, है सर, है ना? तो इसका मेरे को आप डॉक्यूमेंट देंगे। बहुत सी जगह मिलता ही नहीं है। ठीक है सर, मैं यहाँ एक बार देख के मिल कर अगर है तो मुझे डॉक्यूमेंट भेजना, नहीं है तो ये प्रैक्टिस बंद करें। आप में से कोई बैठे हैं इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो आपको, बेझिझक होकर बताएं आप। सबसे पहले आपका उदयपुर जिले में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विभाग सफाई कर्मचारी यूनियन से हम काम करते हैं। तो सर ने अवगत कराया, तो सर इस विषय में तत्कालीन जो हमारे आयुक्त महोदय थे राम सर में थोड़ा आगे आ जाइए आप। सिद्धार्थ जी सियाद सिद्धार्थ तो उनसे भी हमने इस रिगार्डिंग बात की थी। तो सर ऐसा कोई रिटर्न में गजेटेड नोटिस या DLB की तरफ से आदेश जारी नहीं है कि कर्मचारी को आबादी के अनुसार कराया। मैंने RTI भी लगाई थी, लेकिन उसमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें यही है कि 1000 व्यक्ति पे 4 व्यक्ति होने चाहिए। तो सर ये जानकारी इसमें आई है। अब सर मेरा ये निवेदन है कि जैसे कि उदयपुर में जो जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारी होने चाहिए, इतने कर्मचारी उदयपुर में थे नहीं, तो शायद इस वजह से कर्मचारियों को शायद दायरा बढ़ाया गया हो, ये मेरा मानना है। वरना इस तरह का कोई रूल्स नहीं है कि आप
250 व्यक्ति से ज़्यादा किसी पर लगा सकते हो, ये मैंने थोड़ा अध्ययन किया। वो आप मेरे को अगर कोई एविडेंस हो आप भिजवा दीजिए। उसमें क्या था, मेरे को अब याद आया सर, वो जो हमारे तत्कालीन आयुक्त महोदय थे, स्वच्छ संरक्षण का जो अभियान चला था, स्वच्छ संरक्षण अभियान के अंतर्गत ये गाइडलाइन वो हाँ भिजवाइएगा। वैसे सर अब क्या नई स्टाइल तो कितनी वेकेंट है अभी? वैकेंट तो 400 हर महीने सर 5 रिटायरमेंट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट हो रहे हैं क्योंकि सरकार के लिए तो मुझे लगता है कि इधर वो सरकार मुख्यालय भी है, ज़्यादा ही अच्छा, ये कॉमन सवाल जो जनरली में हर शहर में सर जैसे ये 250-750 वाले सड़कें निकलती हैं, हो सकता है एक पदों के आधार पर तो डिमांड कम बढ़ी, लेकिन यदि सरकार भी ये ऐसा रिडिफाइन कर रहे तो वैकेंसी क्रिएट होती सारी बच्ची कि यहाँ 400 को ही आई तो जो 450 उसकी भर्ती होगी, लेकिन हिसाब तो आपके आसपास मिलना चाहिए, तो ये नहीं है तो रिडिफाइन करने का मौका देता तो एक रात की वैकेंसी बता देंगे। तो रिडिफाइन करने में क्या अड़चन आ रही है? नहीं वही बात है कि सर दूसरी है पूर्व में जो स्वीकृत पद है वो तो डीएमपी करता है, उन्होंने जो कर रखे वो है, लेकिन मान लीजिए कि अपनी जैसे पूरा एरिया आपका पद भी है तो उसमें 250 मीटर को काउंट करके करते हैं, तो 250 मीटर को काउंट करते समय कम से कम काउंट कर अपने आप संख्या बढ़ जाएगी, तो रिक्तियाँ भी ज़्यादा बढ़ के वो तय हो सकती है जो एक पद स्वीकृत हुए। जो रूल में प्रावधान है जैसे उन्होंने 1000 को 4 किया वो जो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है, एरिया कैलकुलेशन का तो कोई बेस ही नहीं है, ना नियमों में है ना। बिल्कुल यही पहले तो ये चीज को देखा जाए तो उसके हिसाब से भी है क्या, उसके हिसाब से भी नहीं होगी, जो जो पोस्टें हैं वो 1000 पे 4 के हिसाब से है ही नहीं। जैसे अभी जनगणना थोड़ी हुई है, सिंपल सी बात है, अब उदयपुर शहर की जनसंख्या 6 लाख, सफाई कर्मचारी कितने हैं जो 1000 पर आगे मानते हैं 1700, तो वो देखें आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और ये कैलकुलेशन कितनी है? 2000 5 लाख की 6 लाख ठीक एस्टिमेट किया जाए। अच्छा, मूल पदों पे सभी 6 लाख की पॉपुलेशन के आधार पर अगर 1000 पर 4 मानते हैं तो उसके हिसाब से कितने 2400 हैं 2400 अब पूरे स्टेट में कैलकुलेशन कर दी वो बहुत ज्यादा संख्या में जाएगा। तो एरिया भी देखा जाता है ना, तो सर उसमें यूएटी क्षेत्र में उसमें इंक्लूड है सर, अपने जो आबादी क्षेत्र की ले रखा है 2300 की जनसंख्या, यूएटी क्षेत्र अपने बाहर कर रखा है, और पॉपुलेशन 6 लाख यूएटी नगर निगम क्षेत्र की 6 लाख को नगर निगम क्षेत्र की बताना है, नगर निगम क्षेत्र की उदयपुर शहर की शहर की तो थी उदयपुर सर उसको माना गया जहाँ पे 70 म्यूनिसिपल वार्ड है सर, हाँ, उसके हिसाब से वार्ड आएगा वही क्षेत्र में लाएगा। 70 म्यूनिसिपल वार्ड है तो उसकी जनसंख्या 6 लाख मानी। जो भी होगा वो एक बार ये तो वित्त विभाग ने 30,000 की रैंकिंग दी है, वो उस पर की रहेगी वो जब तक कोई रिवाइज ना हो। सर क्या आपके सफाई कर्मचारी किसी भी जाति धर्म के हों, वो सभी मूल पद पे काम कर रहे हैं मिलते ही तो या ऐसा कोई नहीं है जो कहीं एडजस्ट किया गया हो? सर ऐसा वैसे नहीं है, सभी बताएं, जगह आप बताएं। आप लोग भी बताओ। ऐसा सर कभी कभी जानकारी में जैसे देते हैं सब यूनियन वाले, उसी समय सर हम उनको काम नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, मूल पद पे काम नहीं कर रहे, वो अपनी जगह का एडजस्टमेंट है, कहीं दफ्तरों के अपना एडजस्टमेंट है, कहीं अंदर ऑफिसों में सेट हुए हैं। कितने कर्मचारी हैं? गणना नहीं है सर, लेकिन फिर भी मेरी जानकारी के अनुसार बहुत सारे कर्मचारी जो अभी सबके स्टेटस है तो मूल पद का भी आदमी नहीं, जानकारी से काम नहीं चलेगा, लिखित में चाहिए मुझे, विद प्रूफ चाहिए, मैं इनसे बात कर लूँगा, कोई होगा तो चाहिए, ठीक है ना? पद स्थापन सभी का मूल पद कर्मचारी मूल पद पे काम कराएं। यहाँ वो परंपरा नहीं है कि ऑफिस में लगा दिया या यहाँ ऐसा परंपरा नहीं। ऑफिस में तो अपने मेरे साथ नहीं ठीक नहीं, है, आप इनसे मिलिएगा, मालावती से मेरे से मिल लेना, मेरे से मिल लेना। सुनिए, लोहरा मालावती बहुत बढ़िया आदमी है, कोटा से ये पहले थे, मैं जानता हूँ, आप इनसे मिलिएगा, ये मदद करेंगे आपकी, है ना? ऐसा नहीं हो कि एक कम्युनिटी को आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, उसके ऊपर ये मेरे को क्यों बोलना पड़ रहा है? एसपी आयोग का मैं उपाध्यक्ष हूँ,
सफाई कर्मचारी में अधिकांश लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं, जो कि एससी कैटेगरी में आते हैं। तो ये उन पे दोहरा तीसरा शोषण है। एक, जो गैर एससी का व्यक्ति लगता है वो काम नहीं करता, ऑफिसों में एडजस्ट हो जाता है। दूसरा, उसकी जगह पे जो एडिशनल काम करना पड़ रहा है उस वाल्मीकि समाज के या अनुसूचित जाति के व्यक्ति, उसको काम करना पड़ रहा है एडिशनली, और उनके दोहरा कई तरह के शोषण होते हैं, आप लोग बताइए सारी चीजें ध्यान इनसे बात करना। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजनाओं का क्या पोजीशन क्या है? सामाजिक न्याय अधिकारी, अच्छा मेडिकल से आए। हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना में सभी को लाभ मिल रहा है बराबर, और किसी को ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा, सभी को मिल रहा है बराबर। कितने लोगों को लाभान्वित कर दिया गया? अभी तक सर कर दिया है, टोटल गवर्नमेंट में कर दिया सर 1,13,189 लोगों को कर दिया, और प्राइवेट में 1,18,000 कर दिया। कहीं कोई अड़चन आ रही है? जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो है 25 लाख कर दिया और दुर्घटना बीमा 10 लाख कर दिया, तो क्या इससे आपको लगता है कोई बेनिफिट मिला है? मतलब कोई इसमें कोई ग्रोथ हुई है, लोगों की इसमें ज्यादा और बढ़ी है? लाभ तो ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, और हमारे जो कुछ कार्ड बाकी रह गए हैं तो हम भी हमारे एनएम वगैरह है, तो गाँव में जाकर प्रचार करके उनको जोड़ रहे हो। जो प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार के सर हमारे जो गाँव में जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ हमारी एनएम महीने में एक बैठक होती है, तो उसमें हमारे एनएम जाति ये लोग जाते हैं। जी, समाज कल्याण सर, आपने जो योजनाएं बताई हैं तो आपने पूरा एक्सप्लेन हो गया आपका या है कुछ और? इसमें सर एक तो अंतर्जातीय विभाग का तो मैंने बता दिया, SC/ST एट्रोसिटी का हो गया सर। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी सर अपने पिछले वित्तीय 2,867 बच्चों को लाभान्वित करके 2,64,00,000 का। पोस्ट मैट्रिक की अभी लास्ट डेट क्या है छात्रवृत्ति की, स्कॉलरशिप की? नया पोर्टल कब चालू होगा? अच्छा, पालनहार योजना के अंतर्गत क्योंकि ST बहुत एरिया है जो है ये उदयपुर पे अनुसूचित जनजाति बहुत क्षेत्र है। पालनहार उसके बाद उसको दे होगा। मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जोधपुर में एक कार्यक्रम हुआ था, तब उन्होंने अपने जो भाषण में ये बात बताई थी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ दिलाने के लिए जैसे जो नॉर्म्स हैं बीपीएल परिवारों को उनको मिलता है, बाकी जो लोग उसके अंतर्गत नहीं आते हैं 850 रुपये देकर वो इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात और बताई, यदि कोई ऐसे भी हो जो 850 रुपये ना दे पाए तो फिर ऐसे कैंडिडेट जो है वो जिला कलेक्टर से संपर्क करें और जिला कलेक्टर महोदय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और वो मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत उनको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। तो इस पर भी थोड़ा आप फोकस करिएगा। नहीं, वो आप जो बता रहे हैं तो उसकी गाइडलाइन ऐसे तो अभी तक आई नहीं है, वो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम कई बार मतलब इस बात को स्ट्रेस करते हैं कि क्योंकि ये हमारा TSP ब्लॉक लेंगे, तो एटलीस्ट TSP जैसे हमारे 20 ब्लॉक है उसमें 16 TSP के ब्लॉक हैं, उसमें जो लोग 850 रुपये अभी ट्रेनिंग कर पा रहे हैं उनको छूट दे दी जाए। वो अभी ऐसे कुछ डायरेक्शन उसमें एग्री हुआ नहीं है, और आप जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई डायरेक्शन अभी तक आया नहीं, फिर भी हम इसको चेक करवा लेंगे। मैं मेरे लेवल पे एक क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 1,50,000 परिवार हैं जो अभी भी 850 रुपये देकर उनको पंजीयन करवाना है, अभी करवाया नहीं है। तो अगर मान लो इस तरह की कोई बात आती है तो ये तो एक अच्छी बात है कि सरकार बैन करे। हालांकि हाईएस्ट लेवल पर हमने इसको उठाया है, अभी तक तो उसमें कोई ये सहमति नहीं है कि सरकार की तरफ से बैन हो जाएगी। 850 सरकार दे रही है और 850 खुद को बैन करना है। तो कुछ जो योजनाएं है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल के बहुत करीबी योजनाएं हैं, ये जो चिरंजीवी योजना हुई और अभी ये 10 जो योजना, ये तो आप मान के चलो 500 रुपये में गैस सिलेंडर को दिलाना,
ये चिरंजीवी योजना 10 लाख का बीमा 25 लाख का बीमा जो चिरंजीवी के तहत है, और वो जो पशुपालकों के लिए गाय, जिनको गाय खरीदने के लिए 40,000 रुपये का वो है। इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी योजना है। 100 यूनिट फ्री की है, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री की है। पेंशन जो है वो जिनको 750 या 1000 रुपये से कम मिलती थी उसको 1000 रुपये कर देने की है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, और आप सभी लोग अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो ऐसी लोक कल्याणकारी सरकार फिर से रिपीट करने में हम सक्सेसफुल रहेंगे, तभी अपना राजस्थान विकास कर पाएगा। एक आपको जो आपने जो भी मैं भी 3 साल डील के रहा हूँ, तो मेरा एक अनुभव है कि जो सफाई कर्मी की भर्ती है उसमें रिजर्वेशन रहता है, SC ST OBC का रिजर्वेशन रहता है, और वो जो वैकेंसी का नंबर होता है उसमें अनिवार्य रूप से वो आता है और सर्टिफिकेट ज़्यादातर ले आते हैं। उसमें ये सिस्टम किया जाना चाहिए, जैसे मैंने मेरे समय जब 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की थी तो हमने तो वैसे नियमों में डाला दिया था कि प्राथमिकता इसमें वाल्मीकि समाज को दी जाएगी। तो आवेदन लेते समय पहले ही इसका स्क्रूटनी होना चाहिए कि जो लोग SC ST OBC के सफाई कार्य करने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, अपने आवेदन के साथ में दे रहे हैं, वो ये मान के चलें 90% तो गलत ही होता है। हाँ बिल्कुल, तो वो पूर्ण जांच में ही मतलब रिजेक्ट हो, वैसी व्यवस्था अभी भी हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि समाज सफाई कार्य में उनको ज़्यादा अनुभव रहता है। तो आवेदन आमंत्रित करते समय ही मतलब पूर्ण जांच हो जाए, और ऐसे वर्ग के लोग जो मतलब आवेदन करते हैं उनके आवेदन प्रारंभिक स्तर पे रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो रिक्रूटमेंट की स्थिति में आ नहीं पाएंगे, मतलब अदरवाइज तो फिर बाद में जब नगर पालिकाओं को छूट रहती है, अपनी भी भर्ती करती है, वो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछली जो गहलोत साहब की सरकार की 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय एक परिपत्र 2010 में लागू हुआ था। 31/5/2010 का एक परिपत्र था, उसमें परंपरागत सफाई का कार्य करने वाली वाल्मीकि और हेला समाज को प्राथमिकता देने की बात कही गई। लेकिन सरकार बदली 2018 में जब भर्ती हुई तो उस परिपत्र को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, उस परिपत्र को काम में नहीं लिया गया। नतीजा ये निकला कि थम्पिंग लोगों की जो सफाई का कार्य नहीं करते हैं उन लोगों की भर्ती हो गई। आज आप लोग जो अधिकारी वर्ग है जो इस मैच में से रिलेटेड है वो इस बात से प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वो परिपत्र भी मेरे द्वारा ही जारी किया गया था जब मैं DLG था उसमें 2012-13 में, इसलिए मेरे को उसका अनुभव है, जानकारी की। अभी भी अगर करना है तो उल्टा एडवांस हो जाता है। नेचुरली मान लो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कोई अप्रकाश से अगर आता है सेलेक्ट करता है तो कौन सा वो नाली सफाई करेगा या सीवर सफाई करेगा या सड़क सफाई करेगा, उसका अनुभव प्रमाण पत्र ही झूठा है। मेरे पास में हरियाणा से कॉल आया एक बार, अभी थोड़े दिन पहले, एक बार यूपी से कॉल आया अभी रिसेंटली, बोलते हैं साफ सफाई कर्मचारी की भर्ती कब आएगी। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो? बोला मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। एक ने कहा मैं यूपी से बोल रहा हूँ। मतलब इस पोस्ट को लेके लोगों में कितनी वो बढ़ गई है। कारण क्या है कि उनको पता है कि 2x2 चलना है, काम करना है नहीं, इधर उधर से जान पहचान या पैसे लगाकर और हम सेट हो जाएंगे किसी न किसी ऑफिस में। इस प्रैक्टिस को बंद करना होगा और वास्तव में जो इसका जरूरतमंद है उसे ये लाभ मिलना चाहिए। रिक्रूटमेंट की विज्ञप्ति निकालना, उसमें ऐसी शर्तें हो। हाँ, ऐसी शर्तें हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास कर रहे हैं कि हालांकि अभी यूडीएस का मामला है, का मामला है। सीएम साहब खुद भी यही चाहते हैं कि जरूरतमंद को ही मिले। आप में से किसी का कोई प्रकरण हो, पहले एक बार जो बाकी बचे। सर हमारे यहाँ पे जो नामांकन है वो 531 है, इसमें से 3 लाख तक बच्चे SC के हैं और इन बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं उसमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक आवेदन जो है टोटल वो 77,000 है, उसमें 61,000 तो ECS हो गया है और बकाया जो राशि लास्ट डेट को हुआ था उसका बजट, लेकिन वो ECS नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त एक और योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, जिसके तहत 8वीं 10वीं और 12वीं के
जो बच्चे इन कक्षाओं में टॉपर रहती हैं उन बालिकाओं को बालिका शिक्षा फाउंडेशन से पुरस्कार प्राप्त होता है। तो 8वीं के लिए तो लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन 10वीं और 12वीं के लिए 75,000 रुपये प्रति बालिका और 12वीं के लिए 1 लाख रुपये प्रति बालिका। इसमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कितनी 42 है सर अभी। 42 है। आरटी की क्या पोजीशन? आरटी में सर अभी जो बीच में जो आवेदन आए थे उसके लिए उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया था, तो उसमें राज्य सरकार का भी ये था कि इनको पाबंद नहीं किया जा सकता है, और अब जो आवेदन हो रहे हैं वो आरटी के साथ हो रहे हैं, चालू है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 1000 से ज़्यादा 2000 वाली अब इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और इसमें भी जीरो बिल वाले हैं वो 54,000 97% ऐसे इनके बिल में जीरो आ रहे हैं। तो काफ़ी ये वो उस समय के जो 50% वाले हैं या अभी जो 100% घोषणा करी है गहलोत साहब, ये अब आएंगे, वो अब आएंगे। ये पूर्व के 1000 तक के वो हैं, वो नया अब इंप्लीमेंट होगा। ठीक ठीक है। और कोई? सर नमस्कार, अनुजा निगम से परियोजना प्रबंधक गिरीश भट्टाचार्य निवेदन कर रहा हूँ। सर, अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सर योजनाएं संचालित की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में सर 255 का टारगेट इस जिलों को दिया गया है सर। उसके अगेंस्ट में 287 को हमने स्वीकृति की है सर, और हमारा जो उपलब्धि का प्रतिशत है 112% रहा है। ये सर वैसे तो इसमें 65 एप्लीकेशन क्योंकि हमारे SMS पोर्टल पर लंबित रहती थी, 21 मार्च को पोर्टल बंद हो गया था, तो बाकी ये जो उपलब्धि का प्रतिशत है वो 138% हो जाता है सर। इसी तरह से सर राष्ट्रीय निगम योजना अंतर्गत सर भी एप्लीकेशन आमंत्रित की जाती है सर। हमारे जिले में सर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में सर जन जागरूकता के लिए विशेष प्रयास किए जाते रहे शुरू से ही सर। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में यहाँ जिला परिषद सभागार में अनुसूचित जाति के परिवारों को प्लस अनुसूचित जाति वर्ग के जो मोर्बिड लोग हैं सर, उनको और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ में 3 जन जागरूकता शिविरों का आयोजन हमारे यहाँ किया गया सर। और उसका परिणाम ये रहा सर कि सर इस वर्ष में हमारे टारगेट था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का 60 एप्लीकेशन का सर, और उसके अगेंस्ट में 370 एप्लीकेशन प्राप्त हुई सर। तो अभी हाल ही में हमारे आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शंकर जी यादव साहब को हमने निवेदन किया सर, क्योंकि 60 एप्लीकेशन और 370 बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए भी, तो 170 एप्लीकेशन बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया, टारगेट बढ़ाने का। वैसे 60 एप्लीकेशन का 100% हमने चयन कर लिया सर, और 80.80 लाख रुपए की जो है उसमें राशि का ऋण वितरण किया जाएगा सर। समय समय पर सर प्रचार प्रसार के जो अखबार के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से हमेशा जो है प्रयास किए जाते हैं सर। और अभी सर कलेक्टर साहब के निर्देशन में जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित एक योजना है सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उद्यमिता विकास योजना। तो सर उसके आमुखीकरण कार्यशाला में भी अनुजा निगम की योजनाओं का जो है सर प्रेजेंटेशन रखवाया जाता है सर के निर्देशन में, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जाता है। स्वच्छता के लिए भी कुछ योजना है आपके, उसकी क्या पोजीशन है सर? राष्ट्रीय स्वच्छता निगम जो बना हुआ है सर, उसमें भी जो है हमारे पास में 28 का टारगेट आया था इस साल सर, लेकिन सर मैक्सिमम लोग जो है अनुसूचित जाति में ही वो आवेदन कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रमाण पत्र वो उसके बने हुए हैं। इसीलिए जो अभी जो एप्लीकेशन आई है सर, उनको जागरूकता ये बात बताएगा कौन? सर ये आपने जन जागरूकता शिविर में ही किया है सर, इसीलिए इस बार जो एप्लीकेशन उनकी भी 57 आई। तो ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं सर, और निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलेगा सर। ठीक। नमस्कार सर, मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है सर। मैं यहाँ महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र में पदस्थापित हूँ सर। अभी सर राज्य सरकार पूरे भारत में सबसे अनोखी योजना लेकर आई है सर, जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना सर। ये योजना सर दिसंबर में लॉन्च हुई थी सर, और हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सर इसका लीड लेते हुए आमुखीकरण शिविर अपने स्तर पे आयोजित करवाया सर। उसके बाद हमने दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ सर की अध्यक्षता में शिविर करवाया सर, और कल बाबा साहब की जयंती पे भी साहब ने सुबह 9 बजे इसकी संगोष्ठी रखी है सर। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी सर कि 3 रिजॉर्ट्स जो 15 करोड़ के उनको लोन सैंक्शन हुए हैं सर, जिसमें से हम 29 मार्च को 25 लाख रुपए एक बच्चे को डायरेक्ट उसके बैंक में सब्सिडी दे चुके हैं सर।
और इस बार भी इस योजना में हमें करीब 110 के टारगेट प्राप्त हुए हैं सर। ये TST एरिया है तो ट्राइबल के इसमें 80 का टारगेट प्राप्त हुआ है और SC के बच्चों के लिए 25 टारगेट प्राप्त हुए हैं सर। और इसके मैं कुछ पैम्पलेट्स लाया हूँ सर, मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी गाड़ी में रखें। हाँ, इस योजना में सर कोई स्वयं का व्यापार उद्यम या उद्योग स्थापित करता है तो 25 लाख रुपए या 25% जो भी कम हो एक मुश्त अनुदान राज्य सरकार देती है सर। मान लीजिए किसी को 10 लाख का लोन मिला तो 2.5 लाख रुपए तो जिला उद्योग केंद्र एक मुश्त उसको लोन डिस्बर्स होते ही विदिन 10-15 दिन उस बैंक मैनेजर के ट्रांसजेंट खाते में डाल देते हैं सर। बाकी 25 लाख तक मान लीजिए उसको 10% पे SBI ने बैंक ने फाइनेंस किया तो 9% राज्य सरकार वहन करती है। 25 लाख से 5 करोड़ तक 7% राज्य सरकार वहन करती है सर। और 5 करोड़ के ऊपर 6% राज्य सरकार ब्याज वहन करती है सर। और इसमें सिर्फ SC/ST का बच्चा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भागीदारी फर्म हो जिसमें SC या ST बच्चे के आवेदन कि उसका प्रतिशत 51% है मिनिमम, वो भी अप्लाई कर सकता है सर। तो पूरे देश में पहली ऐसी योजना है राज्य सरकार की जिसमें 10 करोड़ तक का लाभ मिल सकता है सर। इसके अलावा हमारे विभाग की सर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना चलती है सर, जिसमें भी करीब अभी इस योजना में SC वर्ग के 3 रिजॉर्ट लगे हुए हैं सर, जिनको निरंतर अभी एक रिजॉर्ट को हमने सब्सिडी दी है करीब 22 लाख रुपए की। इसमें 5 करोड़ तक के लोन पे सर 6% ब्याज अनुदान मिलता है और 5 करोड़ से 10 करोड़ के ऊपर 5% ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा सर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पेशल पैकेज है सर। काफी तैयारी करते हैं। हाँ, तो मान लीजिए सर आपने कोई यूनिट लगाई तो जितना आपका निवेश है, आपने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की यूनिट लगाई तो राज्य सरकार 10 करोड़ तक 7 साल तक कई प्रकार के अनुदान देती है। जैसे स्टेट GST में छूट देती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट देती है, होटल है तो लग्जरी टैक्स में छूट देती है। यही अगर आवेदन SC या ST का बच्चा है सर तो ये छूट उसकी 150% होती है। जैसे अगर कोई सामान्य आवेदक है तो उसको मान लीजिए 10 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए तो 10 करोड़ जिस दिन खत्म हो जाएंगे तब तक छूट मिलेगी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो साहब का नाम से जो पैकेज है उसमें उसको ये छूट 150% तक मिलेगी। मतलब जब तक वो 15 करोड़ की उसको रियायत मिल जाएगी तब तक या 7 साल तक ये पैकेज मिलेगा। तो ये 3 योजनाएं हैं सर। इसके अलावा भारत सरकार की एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है सर, जिसमें स्वयं का उद्योग लगाने पर ग्रामीण क्षेत्र में SC, ST, महिला, OBC, अल्पसंख्यक और कोई भी एक्स सर्विसमैन जो फौज छोड़कर आया है उसको 35% एक मुश्त अनुदान मिलता है, 35%। तो इन योजनाओं में सर हम कोशिश कर रहे हैं, कलेक्टर साहब बहुत लीड लेके आगे हमसे भी आगे रहते हैं सर, तो और कोशिश करेंगे कि इसमें खूब बच्चे आगे आएँ और जिले में जो है ना सर सोशल इंजीनियरिंग और सोशियो इकोनॉमिक इंजीनियरिंग बेटर हो। मैं चाहूँगा कि आपने जो भी जितनी भी योजनाओं के बारे में बताया है आप मुझे मेल के थ्रू भी भेजिए। आप साथ लाएं? ठीक है, ये आप मुझे दे दीजिएगा। इसके अलावा मेरे को ईमेल पर भी आप भिजवाएं। और कुछ हो ना हो लेकिन इसका प्रचार मैं अच्छे से कर दूँगा। बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। हाँ जी सर, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, साइट निदेशक कृषि विभाग में सर मेनली जो स्कीम्स है, जैसे जो बच्चियां जो पढ़ रही हैं 11th 12th एग्रीकल्चर से और कॉलेज कर रही हैं, PhD कर रही हैं, उनको जो 11th 12th की बच्चियां उनको 5,000 रुपये पर ईयर दिए जा रहे हैं। अब तक कॉलेज जो कर रही हैं उनको 12,000 रुपये और जो PhD कर रही हैं उनको 15,000 रुपये दिए जा रहे थे, सभी गर्ल्स के लिए थे। इसमें से 887 गर्ल्स को इस फाइनेंशियल ईयर में अपने लाभान्वित किया डिपार्टमेंट ने, जिसमें से 102 बच्चियां जो है वो SC कैटेगरी की थी। और ये राशि भी अभी जो बजट घोषणा हुई है उसके अंदर बढ़ा दी गई है। जिसको 5,000 दिया जा रहा था उसको 15,000 कर दिया गया है, जिसको 12,000 था उसको 25,000 और जिसको 15,000 था उसको 40,000 रुपये अभी बजट घोषणा के अंदर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं वायर फेंसिंग की, कृषि के अंदर जो वायर फेंसिंग करवाते हैं खेतों की, उसके अंदर 413 बेनिफिशरी रहे हैं अपने 22-23 के अंदर, जिसमें से 17 SC कैटेगरी के थे। और उसमें उस टाइम वायर फेंसिंग के अंदर 1.5 हेक्टेयर लैंड होना नेसेसरी था,
जो इस बजट घोषणा में उसको 1.5 हेक्टेयर की सीमा है उसको घटा करके और 0.5 हेक्टेयर कर दिया गया है। तो यहाँ उदयपुर अंचल में लोगों पर लैंड होल्डिंग कम है, पहाड़ी एरिया है, तो अब की बार जो फाइनेंशियल ईयर अब स्टार्ट हुआ है इसमें अच्छी प्रोग्रेस होगी इसके अंदर। सेकेंडरी फार्म पॉइंट की जो योजना है उसमें 119 लाभार्थी रहे हैं, जिसमें से 3 SC के थे। फार्म इम्प्लीमेंट अनुदान पे जो मिलते हैं उसमें 741 किसानों को लाभान्वित किया गया, जिसमें से 34 SC कैटेगरी के थे। इरिगेशन पाइपलाइन की जो योजना चलती है उसमें 568 फार्मर बेनिफिट हुए थे, जिसमें से 61 SC कैटेगरी के थे। इसके अलावा जो अपने मिनी किट प्रदर्शन आते हैं अलग अलग क्रॉप्स के, उसमें भी SC कैटेगरी के अंदर 142 हेक्टेयर के अंदर मिनी किट प्रदर्शन दिए गए हैं, जो अलग अलग चना, गेहूँ और सोयाबीन, सरसों अलग अलग क्रॉप के हैं। और प्लांट प्रोडक्शन इक्विपमेंट भी SC कैटेगरी को लगभग 15 पावर चलित और बैटरी चलित जो है वो कैसे क्रियान्वित किया जाए, कैसे उनको आम जनता को उसका लाभ पहुंचाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और अभी जो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो 24 अप्रैल को 10 योजनाओं को लेकर जगह जगह पर कैंप लगवाने वाले हैं, तो उसको लेकर तैयारी की भी ये समीक्षा बैठक थी। साथ ही अनुसूचित आयोग का उपाध्यक्ष होने के नाते अनुसूचित जाति के मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। तो विकास की एक गंगा बहा दी है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि कितनी अधिक मात्रा में योजनाओं का जो उन्होंने एक वो दिया है तोहफा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं आप लोगों को पेंशन देकर रहूंगा। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि कोर्ट केस में सफाई करनी चाहिए, कोर्ट केस चल रहे हैं, अभी तक कहीं यहाँ पे रखा नहीं गया है। नहीं, कोर्ट केस अगर फाइनलाइज हो गए हैं, कोर्ट ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया है, तो बाकायदा ऐसे अगर हमारे पास में प्रकरण आ रहे तो हम